ओके जी, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये कौन सा खोल गया हमारा? क्यू पॉइंट पे तो बहुत ही कम डाटा है, हम कोई और चार्ट का खोल लेते हैं इस पर। हम खोलते हैं जी पॉइंट पे स्पॉट खोल लेते हैं। बाइनेंस स्पॉट खोल लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास ना बीटीसी का एक चार्ट है जिस पे 1 वीक टाइम फ्रेम हमने सेट किया हुआ है। सारी ड्राइंग्स मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। ओके जी, ये तो हो गया एक वीक का टाइम फ्रेम। इसको हम थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी, लास्ट सेशन में भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसको थोड़ा सा एडवांस वे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रा करते हैं, जोन्स हम मेजर करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। और साथ में हमने आज हम उसको ना थोड़ा सा एडवांस वे में देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके वापस आती है, जैसा कि ये वाला लेवल है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके वापस आती है डाउन साइड की तरफ, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है। और जहां से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अप साइड मूव करती है, उस जोन को हम नाम देते हैं। बेसिकली एक जोन होता है, इसको हम एक लाइन से ड्रा नहीं कर सकते। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समटाइम आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट वन लाइन से शो कर रहे होते हैं। बहुत बहुत बड़े 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 यूट्यूबर्स भी एक एक लाइन से शो कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन है। क्या है? एक जोन है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो भाई, इस तरह से हम उसको ड्रा करते हैं। बेसिकली ये हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है। फिर जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, अप साइड गई, तो ये एक ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, या रेजिस्टेंस जोन बन गया। इसकी भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, इसका भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे। देखें, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, थोड़ा रिटेस्ट किया, और अगेन बूम, जहां पे यहाँ से मार्केट अप जाने के बाद जहां पे जाके मार्केट रुकी, या जहां से रिवर्स हुई, उसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस का। ये थी रेजिस्टेंस R1, इसको हम नाम देते हैं R1 का। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ R1। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। ये R1 है। ये क्या है? R1 है। तो जैसे ही मार्केट ने R1 को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ने वहां पे एक और रेजिस्टेंस बनाई, और इसको हम नाम देंगे R2 का। क्लियर हुई बात? तो मार्केट R2 तक गई, वहां से फिर रिजेक्ट हुई और R1 पर आई। अब R1 एज सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मार्केट यहाँ से गई, इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से गई, और यहाँ पे ये वाला लेवल R2, R2 से फिर रिजेक्ट हुई और नीचे की तरफ आई R1 पे। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अब इसको हम एक नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ S, सपोर्ट।
अब ये जो रेजिस्टेंस था, पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। अब देखो मार्केट जब जब भी यहाँ पे आएगी, यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जाएगी, तो मतलब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो, वन, टू, कितनी मरतबा यहाँ पे आई मार्केट, वन, टू। विजिबल हो रहा है आपको, या मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो, और इसका भी ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। इसी तरह से दो, और तीन, और चार, और पाँच। तो मतलब मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर रिवर्स हो रही है, ऊपर जा रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे हम जाएं, तो यहाँ पे इस लेवल पे देखें तो मार्केट बार बार क्या हो रही है यहाँ पे, एक और एरो था वो मैंने पता नहीं कहाँ पे रखा, यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो, एक बार रिजेक्ट हुई, दूसरी बार रिजेक्ट हुई, फिर तीसरी बार रिजेक्ट हुई, तो चौथी बार रिजेक्ट हुई। तो ये सारे क्या है, आर्डो रेजिस्टेंस है। जहां से ऊपर से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ और डाउन डाउन साइड है, तो वो जो लेवल होता है, वो जो जोन होता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस फिर नीचे आ गई, तो ये फेक ब्रेकआउट कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही किया मार्केट ने। अब यहाँ से हम बात करें तो दोबारा इसी लेवल पे मार्केट आई, और फिर बाउंस बैक दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर दोबारा से इस लेवल पे आई सपोर्ट पे, लेकिन अब देखो मल्टीपल टाइम, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन टाइम ये जो सपोर्ट है बाद में क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इतने टाइम तक अगर बार बार एक जोन को प्राइस रिटेस्ट कर रही हो, तो वो जो जोन है वो वीक हो जाता है, और मार्केट के ब्रेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हो, मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोजिंग नीचे दी, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया और नीचे डाउन साइड की तरफ मूव शुरू कर दिया। लेकिन ये मूव इतना स्ट्रांग नहीं था, मार्केट ने फिर उसको रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ गॉन। फिर अब क्या किया, ये इतना मूव स्ट्रांग था कि आप यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट ने इतना ज्यादा पंप किया और यहाँ तक पहुंच गई। अब ये जो R2 था, R2 एज अ रेजिस्टेंस जो पहले काम कर रहा था, एज अ सपोर्ट काम करने लग गया। क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट दिया था, किस जगह पे, यहाँ पे इस लेवल पे, है ना। तो अब ये R2, हम इसको एक और नाम दे देते हैं R3 का। तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके वापस आई है, तो इसको हम नाम दे देते हैं R3 का, है ना। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहानी क्या बनती है। जैसे ही मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, यहाँ से आप देखते हो यहाँ पे नीचे आई, तो जैसे यहाँ पे की रिटेस्ट किया, फिर इसको बेयर नहीं कर पाई और बूम करके ऊपर चले गई, और एक नया हाई बनाया। तो ये जो नया हाई था, ये एक न्यू आर बन गया, R4 रेजिस्टेंस बन गई। मतलब मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाई। सही हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से जब रिटेस्ट हुई तो नीचे, अब हालांकि चाहिए तो था कि मार्केट को यहाँ इस लेवल तक आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो थी वो ब्रेक हुई थी और इसको सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, मार्केट एस लेवल तक आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था जो कि बाद में क्या बन गया था, इंटरचेंज हो गया था सपोर्ट के अंदर। तो इसको हम वो एक और नाम दे देते हैं, RS इंटरचेंज, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज। SR इंटरचेंज भी बोल सकते हो, RS इंटरचेंज भी बोल सकते हो आप। क्या नाम देते हो इसको आप, SR इंटरचेंज। आपने बहुत दफा ये नाम सुना होगा, SR इंटरचेंज का। अब जैसे ही मार्केट देखो, जहां पे एक नया सपोर्ट बनाया, तो उस लेवल पर जैसे ही मार्केट आई, तो वहां से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। फिर एक बार फिर से नीचे आई,
उसी लेवल से रिजेक्ट होकर ऊपर गई। इसी तरह से मार्केट ऐसे आती रही। अब देखो यहाँ पे दोबारा इस लेवल पे आई, लेकिन ये इतने, यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि बायर इतने एक्टिव नहीं थे कि मार्केट को ऊपर लेके जाते, बानिस्बत ये कि मार्केट यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बेयर नहीं कर पाई और सेलर्स काफी ज्यादा हैवी हो गए और मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई। ये हम करंट मार्केट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब बीटीसी ट्रेड हो रहा है 107,868, 865। अभी हमने बीटीसी पर एक शॉर्ट की ट्रेड भी लगाई थी जब बीटीसी इस लेवल पे था, 1,08,800 और राउंड अबाउट 900 के करीब था। और यहाँ पे बहुत से लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे। मैंने आपको अपने चैनल के अंदर एक पोस्ट भी शेयर की थी जहाँ पे वो बीटीसी की जो प्राइस रेंज बता रहे थे, 1,22,000 डॉलर की रेंज बता रहे थे। तो 4 घंटे के बाद फिर उन्हीं की पोस्ट आई, मार्केट का नेक्स्ट मूव है 1,06,900। किस किस ने ये पोस्ट देखी भला मेरे ग्रुप के अंदर? जरा बताएं चैट के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि आप ग्रुप में कितने एक्टिव हो। व्हाट्सएप चैनल पे मैंने सेंड की थी ये। किसी ने वो पोस्ट पढ़ी? नहीं पढ़ी है, आई थिंक किसी ने भी नहीं पढ़ी। आप ग्रुप नहीं देखते हो, आप बिल्कुल ही खामोश तबीयत के लोग हो। अपडेट्स नहीं पढ़ते होते हो मार्केट की। आपकी जो है ना अच्छा जी, सलमान ने देखी थी और वसीम ने भी देखी थी, है ना? बड़े मजे की पोस्ट पोस्ट थी। मतलब मार्केट का मूव वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हर 4 घंटे के बाद। कभी 4 घंटे से पहले वो मार्केट का अपडेट दे रहे थे 122 के कर। अगले 3 घंटे में वो बीटीसी की मार्केट प्रिडिक्शन देते हैं 106,9 के। वाह क्या बात है! मैंने कहा अगर इतने देर में मार्केट की सेंटिमेंट सारे चेंज हो जाते तो फिर ये क्या बात थी। हम तो एक ही दिन में मिलियनर हो जाते। मतलब 1,09,000 से 1,22,000 पहुंच जाता तो हमें कितना प्रॉफिट होता। और जैसे हमने शॉर्ट किया हुआ तो उससे हमें कितना प्रॉफिट होता। वैसे रिसेंटली हमने इस पे शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है, जो कि अभी रिटेस्ट करने के लिए बेसिकली जो हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है यहाँ इस रेंज से किया था 1,08,800 के, 850 के करीब। तो जो ये जो आखिरी रेजिस्टेंस थी ना, इसको देख के हमने किया था। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे से ढूंढ। अब देखो ये यहाँ पे आप देखते हो R2, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को उसने ब्रेक किया, मैं थोड़ा सा ये गंद खराबा जो मचा हुआ है इसको डिलीट कर दूं, ताकि आपको हाँ, ये वाला लेवल, ये इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ मैं? इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ये पीछे आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे की तरफ आई है, रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करके यहाँ पे इसने नीचे आना है 106 के लेवल तक। अब 106 के लेवल पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे? तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगी, अगर यहाँ तो यहाँ से बाउंस बैक करेगी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी मार्केट। आगे वीकेंड आ रहा है, तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि इस जोन में मार्केट अपना टाइम स्पेंड करे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर लेती है, 105, 104, 103, 100, 100, 104 तो पक्का इस लेवल तक आएगी। और अगर यहाँ से भी नीचे जाती है तो आप मार्केट को देख सकते हो, मार्केट अपना ये खला पुर करेगी। ये वाला गैप, 103 वाला गैप, हो सकता है कि इससे भी नीचे चला जाए। तो बीटीसी में अभी ना बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। यहाँ तक तो हो गई बीटीसी की बात। अच्छा, एक एक तो है मैनुअल तरीका ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करने का। मैं सारा ये जो कचरा है इसको साफ कर देता हूँ। एक तो है ये मैनुअल तरीका कि आप रेक्टेंगुलर शेप के जरिए से ना बिटकॉइन की
रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा कर सकते हो। एक ये लेवल हो गया, ये सपोर्ट, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है। फेक आउट दिया मार्केट ने यहाँ पे, या शेक आउट या फेक पंप, बुल ट्रैप भी इसको आप कह सकते हो। और ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी एक सपोर्ट लेवल है, और ये एक सपोर्ट लेवल है, और दूसरा ये भी एक सपोर्ट लेवल है। अच्छा, इसको हम स्पोर्ट लेवल क्यों बोलते हैं बेसिकली? क्या होता है कि अगर आपको एक चीज़ 10 रुपए पे मिल रही है, यहाँ पे सपोज केस कि आपको एक चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, और उसका रेट कम हो के क्या हो जाता है, 5 रुपए हो जाता है, तो आप उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? सिंपल सी, अब मैं एक सादा मिसाल आपको देता हूँ कि एक 10 रुपए की चीज़ आपको 5 रुपए की मिल रही है, तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? हाँ या ना में जवाब दो। खरीदोगे ना, बिल्कुल। बल्कि आप नहीं, हर कोई खरीदेगा। जो जो इसको खरीदना, सपोज के हम कोई भी प्रोडक्ट की मिसाल ले लेते हैं। आजकल जैसे मैंगोज का मौसम है, तो आज ही की अगर मैं बात करूं, तो पहले मैंगोज मिलते थे रमज़ान के महीने में 200 250 रुपये किलो, है ना? तो मतलब ये 200 250 रुपये किलो वाला रेंज है। अब आज की डेट की अगर मैं बात करूं, तो मैंगो मिल रहे हैं 200 100 के 2.5 किलो। तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? बल्कि आप तो क्या, हर कोई खरीदेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस रेंज में मार्केट आती है ना, तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। मतलब क्या? डिमांड बढ़ जाती है। जब भी किसी एसेट की प्राइस कम होती है, तो जैसे ही किसी प्राइस की एसेट की प्राइस कम होती है, तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और आप नहीं, हर कोई उसको खरीदने की कोशिश करता है। तो जिसकी वजह से ज्यादा बाइंग होने की वजह से फिर प्राइस ऊपर की तरफ शूट कर जाती है ना? तो एकदम से जैसी अब इस रेंज में जैसी प्राइस आएगी, एकदम से शूट करके ऊपर जाएगी। क्यों? बायर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं। और इसी तरह से अब जो, अगर हम कोई एसेट की बात करें, या कोई कॉइन की बात करें, या कोई गोल्ड, या कोई कुछ भी चीज की बात करें, जो हमने जिसको फायदे के लिए बाई किया है, तो आप क्या करोगे? उसको होल्ड करके तो नहीं रखोगे ना पूरी जिंदगी के लिए, आपने उसको बेचना भी है ना, उससे फायदा भी उठाना है ना। तो आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे। तो अब जब आप उसको इस लेवल पे बाई करोगे, जाहिर सी बात है आप उसको सेल भी करोगे। तो सेल करने के लिए आप वेट करोगे ना कि इस रेंज में आ गया है, नहीं, आप समझते हो कि भाई उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे? सेल करना शुरू कर दोगे इस लेवल पे। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होगा यहाँ पे, मतलब एक सप्लाई जोन आ जाएगा। तो जैसे ही यार कोई इसको बेचना शुरू कर देगा, तो जाहिर सी बात है बेचते बेचते प्राइस नीचे गिरती जाएगी। तो इसको हम एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन का नाम दे देते हैं, है ना? तो इस तरह से प्राइस मूव करती है किसी भी एसेट की, किसी भी कॉइन की। और इसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं सप्लाई जोन का, और सपोर्ट को हम नाम देते हैं डिमांड जोन का। यहाँ तक बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट हो तो फर्दर। अच्छा, ये तो हो गया मैनुअल तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने का। अब आप इसको किसी इंडिकेटर की मदद से कैसे ड्रा कर सकते हो? जैसा कि ये मेरे पास एक बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट है। तो इसके लिए ना हम एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाई करना नहीं आ रहा है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप एक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। तो आपने जाना है इंडिकेटर वाला सेशन में, यहाँ पे ये जो मेन्यू बना हुआ है, इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप सर्च करोगे पीवट, PIVOT। सबसे पहले आपका आएगा, बेसिकली तो पिवट के बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। पिवट हाई लो, मल्टी टाइम फ्रेम, पिवट स्टैंडर्ड, पिवट हाई लो, पिवट एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। तो आपने क्या, कौन सा यूज करना है? आपने यूज करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपने इसको क्लिक करना है, और ये आपकी स्क्रीन पे
इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, आपको ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करके दे रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर हम इसको मैनुअली ड्रा करते तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भाई एक इस अब देखो, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस जा रही है, तो उसको उसने क्या नाम दे दिया, एक रेजिस्टेंस का नाम दे दिया, जो कि सपोर्ट ऐसा इंटरचेंज का काम कर रही है। अब ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ये एक लाइन की सूरत में ड्रा कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। इसी तरह से अगर हम इस जोन की बात करें तो ये भी क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से हम इसको यहाँ तक ड्रा करते हैं। अब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, बाद में क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, है ना। इसी तरह से आगे इसने ये लेवल ड्रा किए हुए हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल लिया। और दूसरा, इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, तो मतलब यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्सल लिया। ठीक हो गया। तो आप एक इंडिकेटर के जरिए से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हो। अब पीछे वाली बैकग्राउंड बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखते हुए ये इंडिकेटर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो इस जोन को भी वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे जाहिर कर रहा है। आप यहाँ से इसको यूं ड्रा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, ये देख रहे हो आप, उसको वो R2 का नाम दे रहा है। इसी तरह से R1, यहाँ से भी मार्केट को अगर इस लेवल को ब्रेक करके जाती है तो मार्केट यहाँ पे इस तरफ 1,10,000, 1,11,320 तक जाएगी ना, तो उसको भी वो एक ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर वो जाहिर कर रहा है। आप यहाँ पे इस जोन को भी मार्क कर सकते हो एज अ रेजिस्टेंस। तो आई होप मैनुअली ड्रा करना भी आपने सीख लिया होगा। अब जहाँ तक प्राइस नहीं भी गई है ना, तो उसको भी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर दिखा रहा है। तो वो तो बात की बात है ना, तो अगर मार्केट यहाँ से मूव मूव करेगी फिर हम इसकी बात करेंगे। तो लेकिन जहाँ तक अभी मार्केट मूव कर रही है, तो उस रेंज को तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं ना, बिल्कुल सेम सेम उसी पॉइंट्स पर उन्हें एक इंडिकेटर की मदद से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं फिर। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम मैनुअली अपनी आंखों से, अपने हाथों से काम करें, किसी चीज़ पे, किसी इंडिकेटर के ऊपर रिलाई ना करें। तो इस तरह के इंडिकेटर की मदद से भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना सीख लिया आपने, और मैनुअल तरीके से भी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना आपने सीख लिया इस वीडियो के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए आपका कोई क्वेश्चन हो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, या इस पॉइंट में जो आज तक हमने डिस्कस किया है उसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, या डायरेक्ट आप वॉइस चैट के जरिए भी बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अपना माइक ऑन करके। वैसे आज हमने एक इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया जिसका नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके जी, शुक्रिया। अगर आपको समझ आ गई है तो जज़ाकल्लाह। मूविंग एवरेज कैसे सपोर्ट में काम करता है? तो मूविंग एवरेज भी एक इंडिकेटर है, तो जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना आगे आने वाले वीडियोस में, तो बेसिकली मूविंग एवरेज की मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं, तो उनको हमने सेटिंग करनी होती है। तो उसी हिसाब से, जैसे कि मूविंग एवरेज 200 है, मूविंग एवरेज 20 है, तो उसी हिसाब से फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो तो शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर तरीके से काम करता है, हम स्कैल्पिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम उसको यूज़ करेंगे ना, तो फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, फिलहाल ना हमने एक इंडिकेटर की बात की है, जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं ना, तो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मूविंग एवरेज की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो हमने सेटिंग करनी होती हैं, फिर उस हिसाब से उसको यूज़ करना होता है। बाकी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन?
जैसा कि अभी, हाँ बल्कि अभी मैंने यहाँ पे ना एक सेट किया हुआ है मूविंग एवरेज। पिवट जो है ना वो मैं बंद कर देता हूँ, और जो EMA है ना उसको मैं विजिबल कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है ये। शॉर्ट हैज बीन रीच द करंट सब्सक्रिप्शन। तो चलो कीबोर्ड को हमें जो है ना डिलीट करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके। हाँ जी। आई थिंक ये मूविंग एवरेज 200 की लाइन है। देख रहे हो ना आप देखो, जहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड पे थी, यहाँ से नीचे आई, तो मूविंग एवरेज 200 को उसने टच किया। अगर मार्केट अप साइड पे हो और मूविंग एवरेज नीचे हो, तो अगर मार्केट उसको रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो मूविंग एवरेज 200, 200 की हम बात कर रहे हैं, तो एज सपोर्ट काम करता है। इसी तरह से अगर नीचे अगर हम जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इस लेवल पे देखो, तो मार्केट नीचे थी, फिर यहाँ से ऊपर गई, 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया और फिर डाउन साइड। या तो यहाँ पे क्या मूविंग एवरेज जो है ना एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, और यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। इसी तरह से आप पीछे भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, इसको एज अ सपोर्ट काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सपोर्ट दोबारा से उसने ब्रेक कर लिया और नीचे। फिर यहाँ से जैसे ही उसने उस सपोर्ट को ब्रेक किया, सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर ऊपर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या था, नीचे था, ब्रेक किया मूविंग एवरेज को, और फिर रिटेस्ट किया। यहाँ पे आप जो है ना लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते थे, और कितना मूव कैच कर सकते थे आप यहाँ पे। लो जी। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 भी रखते हैं, तो आप 3 हो गया, 2 करते हैं। हाँ जी, 2। तो तकरीबन आप 1.38% का मूव आप कैच कर सकते थे। मीर क्रिप्टो स्कूल लवर, वाओ। पुराना हमारा जो क्रिप्टो का ग्रुप था उसका नाम भी मीर क्रिप्टो है, तो यहाँ पे अभी हमने ज्वाइन किया है मीर क्रिप्टो स्कूल लवर ने। क्या बात है। ठीक है, इसी तरह से पीछे अगर हम चलें, तो अब देखो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे इसने ये सपोर्ट ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, तो जैसे नीचे आया और धड़ाम से नीचे गिरा। तो यहाँ से भी आप 1:2 के हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करते, तो इस कैंडल के ऊपर अपना लो और 1:2 की ट्रेड आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो ये 6 भी आप कर सकते थे। कितना अच्छा मूव दिया, कितना 4.44% का, 1:6 का, कितना जबरदस्त मूव। इसी तरह से आप इधर भी कर सकते थे, 1:6 का मूव। तो BTC क्रिप्टो के अंदर तो ये इजीली अचीव होता है। 5.17% का मूव आप पाँच। ये मेर क्रिप्टो स्कूल लवर, काइंडली अपना माइक बंद कर दें।
यहाँ तक बात क्लियर हुई। मूविंग एवरेज को भी हमने साथ में देख लिया, क्या याद करेंगे आप भी। और साथ में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए जो इंडिकेटर होता है वो भी हमने यूज कर लिया। फिर मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से पोजीशंस ले सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ये देखो 1:5 की हमने ट्रेड प्लान की, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने 1:5 की ट्रेड प्लान की, ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। तो इस तरह से आप इसको इसको बोलते हैं बैक टेस्टेड। जो आप ये कर रहे होता ना ये सारा कुछ, कि आपकी स्ट्रेटजी सही तरीके से काम कर रही है। सपोर्ट और अब देखो आप जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हुए, एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हो, आप कितनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, 6-6% का मूव कैच कर सकते हो किसी भी कॉइन के अंदर। अब यहाँ पे भी देखो, अब कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या है, ये मूविंग एवरेज 2 मिनट के नीचे है प्राइस, तो दोबारा से रिटेस्ट करके फिर वापस आ रही है, तो आप यहाँ पे भी एक और ट्रेड प्लान कर सकते हो, है ना। अब ये देखो यहाँ पे भी कितना मूव आप कैच कर सकते हो। अगर आप 1:3 का भी, जितनी कैंडल की हाई बनी, पिछली वीक बनी, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ। तो यहाँ पे अगर आप 1:6 का भी लगाओ, ये वाले जो प्रीवियस